एपिसोड 19। मुझ में तो मुझसे ज्यादा है। यामी से परेशान होकर यामिनी आदित्य के पास आई। तुम्हारी बेटी हद से ज्यादा बढ़ गई है। एक बार नाक कटवा चुकी है स्नेह से शादी करके, और ना जाने क्या करेगी। तुम उसको कुछ कहते क्यों नहीं हो? तो आदित्य बोले, क्या वो आपकी बेटी नहीं है? मुझसे ज्यादा आप उसके साथ रही है। बताइए फिर आप, वो ऐसी किस तरह हो गई कि वो किसी का कहना ही नहीं मानती? आदित्य बेशक अपनी बेटी के करीब नहीं थे, पर वो यामी को अच्छे से जानते थे। आखिर वो बेटी थी उनकी, और उनके प्यार की निशानी भी। तारा और आदित्य की बेटी यामी। यामिनी को आदित्य की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ठीक है, मैं ही करती हूँ ठीक इस लड़की को, और मुंह बनाकर चली गई। आदित्य वहीं बैठे बैठे सोचने लगे, तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो यामी, जिद्दी हो बहुत। इधर यामी की जिद करने पर रिदम और यामी वहीं रुक गए, और अभी यामी ने अपने गोद में हर श्रृंगार के फूलों को ले रखा था, जिसकी भीनी भीनी खुशबू से पूरा घर महक उठा था। वो उनसे अपने लिए ज्वेलरी बना रही थी। सफेद और नारंगी कलर लिए ये बेहद खूबसूरत फूल की तरह ही यामी भी खूबसूरत लग रही थी। रिदम की टी शर्ट उसे ड्रेस की तरह आ रहा था, और उसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रिदम पास में चेयर पर बैठकर यामी की हरकतों को देख रहा था, जब यामी मासूमियत से भरकर वो फूलों की माला बना रही थी। वो उठकर यामी के पास जाने लगा, जब उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया, देखा तो कबीर का कॉल था। हेलो जाने मन, तुम ठीक हो ना? वो लेडी डॉन तुम्हें कहाँ ले गई? और तुमने मुझे फोन भी नहीं किया। मुझे कितनी टेंशन हो रही है पता है? कबीर की बात बीच में काट कर रिदम बोलता है, और वो लेडी डॉन नहीं, यामी है। यामी कपूर। क्या? कबीर जोर से बोलता है। क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ? ये वही यामी कपूर है? आदित्य अंकल? उसकी बात मुंह में ही रह गई, जब रिदम ने उसे बीच में ही टोक दिया। उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो उन्हें अंकल बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी नजर में मैं वैसे भी एक धोखेबाज का बेटा हूँ, और मैं वही बनकर रहना चाहता हूँ। लेकिन जो उन्होंने किया है मेरे साथ, मेरे माँ बाप के साथ और मेरी यामी। इतना बोलकर वो रुक गया था। तभी कबीर बोला, क्या कहा तुमने? मेरी यामी? कब से? ये सब वो तुम्हारी कब से है? हाँ, वो सब मैं बाद में बताऊंगा। हम हमारे आउट हाउस में है, तो मैं कुछ लिस्ट भेज रहा हूँ, लेते हुए आना। रिदम ने कबीर से ये कहकर फोन रखना चाहा, पर कबीर बीच में ही बोल पड़ा, मैं एक ही शर्त में लेकर आऊंगा। तुम्हारी वो लेडी डॉन जो है, उसे समझा देना मुझसे पंगे ना ले, और मुझे बस सॉरी बोल दे। उसका नाम यामी है कबीर, और जितना कहा है तू वो करके चल। मैं फोन रखता हूँ। रिदम वापस अपनी यामी की तरफ आ गया। उसने माला बना ली थी और अपने गले में भी डाल लिया था, और एक माला उसने रिदम के गले में भी डाल दिया। उसकी हरकतों पर रिदम बिना मुस्कुराए नहीं रह सका, और फिर बोला, यामी, खाना? चलो चलकर कुछ खा लेते हैं। यामी ने रिदम का हाथ पकड़ा। क्या आपको मेरे साथ यहाँ अच्छा नहीं लग रहा? मेरी जिद की वजह से रुके हैं आप यहाँ? चलिए मैं चेंज करके आती हूँ, फिर हम घर चलेंगे। रिदम ने यामी की बात सुनकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। यामी उसकी बाहों में आकर रुकी, और अचानक से हुई इस हरकत पर उसकी सांसें तेज हो गई थी। तुम खुद में ही सब सोच लेती हो ना? मुझे तुम्हारे साथ यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही मुझे किसी चीज से दिक्कत है। अपने छोटे से दिमाग को ना थोड़ा आराम दो, ज्यादा सोचो मत। ये बोलकर उसने यामी को फोरहेड पर किस किया, और वहां से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। यामी तो रिदम के इस मूव से वही जर्सी हो गई थी। वो रिदम के परफ्यूम को अब भी अपने आसपास महसूस कर रही थी, और उसके छुअन को, जो उसके अंदर तक कंपन हुई थी, उससे भी वो अब तक कांप रही थी। और इन सबको फील करके उसके चेहरे पर एक शर्म वाली मुस्कुराहट तैर गई थी। वो पलटकर रिदम को देखने लगी। रिदम का एहसास भर उसके लिए काफी था, और अब तो खुद रिदम ही उसके पास था। और ये सोचकर वो खुशी से झूम जाती है। कबीर अभी अभी आउट हाउस पहुंचा था, और जैसे ही उसने गार्डन में कदम रखा, यामी उसे वहीं फूलों को निहारते हुए दिख गई। कबीर ने उसे इग्नोर करना चाहा,
इसलिए वो अंदर कमरे की तरफ जाने लगा। और जैसे ही उसने गार्डन एरिया क्रॉस करके घर के अंदर कदम रखा, यामी ने उसे टोक दिया। हेलो हाय करना नहीं आता क्या तुम्हें? ये तो बेसिक मैनर्स है। और ये चोर की तरह कहाँ जा रहे हो? कबीर भी कहाँ चुप रहने वाला था, बोल पड़ा। काट दिया जंगली बिल्ली ने मेरा रास्ता। अरे कोई तुम्हें हेलो हाय नहीं कह रहा है, इसका मतलब साफ है ना कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। कबीर के इस रूड बिहेवियर से यामी को थोड़ा हर्ट हुआ था, पर उसने इग्नोर किया और कबीर का कान पकड़ लिया। मैं जंगली बिल्ली हूँ? रास्ता काटा मैंने तुम्हारा? हाँ? तभी कबीर बोला, क्या बदतमीजी है ये? तुम मेरा कान छोड़ो। तुम तो ऐसा बिहेव कर रही हो जैसे मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। तो नहीं हो क्या? हाँ? यामी ने कबीर से पूछा। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 20, मुझ में तू मुझसे ज्यादा है। रिदम फोन पर किसी से बातें कर रहा था और सामने वाले की बात सुनकर उसके चेहरे के हाव भाव मिनट दर मिनट बदल रहे थे। और अंत में उसने ये कहकर फोन कट कर दिया, मैं फिर से वो सब नहीं होने दूंगा। मैं अपने प्यार की कुर्बानी नहीं दूंगा। रिदम यामी के पास पहुंचा और उसने यामी को अपने सामने खड़े करके उसे देखने लगा। क्या हुआ रिदम? तुम परेशान लग रहे हो। अब सब ठीक है ना? यामी ने रिदम से पूछा। तो वो बोला, शादी करोगी मुझसे यामी? क्या तुम मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए रह सकती हो मेरी बनकर? क्या तुम पूरी जिंदगी खुद को मुझे सौंप सकती हो? क्या तुम मुझे संभाल सकती हो अभी और आने वाले हर एक लम्हे को? रिदम की बात सुनकर यामी किसी सोच में गुम हो गई थी। उसका बीता हुआ हर लम्हा उसके आंख में घूम रहा था और वो समझ नहीं पा रही थी कि रिदम को क्या जवाब दे। फिर कुछ सोचकर वो बोली, मैं चाहती हूँ रिदम, हम किसी रिश्ते में बंधे उससे पहले तुम मेरे गुजरे हुए कल के बारे में जान लो। वो सब कुछ जो अगर बाद में तुम्हारे सामने खुले तो हमारे रिश्ते को उससे कोई फर्क ना पड़े। मैं नहीं चाहती बाद में तुम अपने फैसले पर पछताओ। मेरे प्रति तुम्हारा नजरिया बदले मुझे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कुछ वक्त दे हम अपने रिश्ते को। ये कहकर वो चुप हो गई। रिदम बोला, तुम्हारे गुजरे हुए वक्त में क्या हुआ वो हमारे आने वाले पल को कभी खराब नहीं कर सकता यामी। मुझे तुम्हारे आज से मतलब है। और आज की सच्चाई ये है कि तुम सिर्फ मेरी हो। तुम मेरी हो। इससे आगे मुझे और कुछ नहीं जानना है ना ही समझना है। और फिर भी तुम मुझे बताना चाहती हो। तो मैं वो सब कुछ सुनूंगा, पर तुम्हारा महरम बनकर, तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करके। तुम सुकून हो, चैन हो, आराम हो, मेरे दिल का इकलौता अरमान हो। गुजरे उम्र तेरी इन बाहों में, मेरे इश्क का बस यही अंजाम हो। मेरे इश्क का बस यही अंजाम हो। यामी रिदम के ख्यालातों को जानकर बहुत खुश हुई। उसे खुशी थी कि उसने जिसे अपने जीवन साथी के रूप में चुना है वो इतना साफ दिल और सुलझा हुआ है। उसने हाँ में सिर हिलाकर हामी दे दी थी। रिदम उसके हाँ को जानकर खुशी से झूम उठा था। तो हम नेक्स्ट वीक ही शादी कर लेते हैं, बस मैं यही चाहता हूँ। रिदम, मुझे एक बात कहनी थी। मैं चाहती हूँ हमारी शादी एकदम सादगी से हो। मैं ज्यादा शोर शराबा नहीं चाहती रिदम। यामी की बात जानकर रिदम उसके हाथों को पकड़ के उसकी हथेली को दबा देता है। मेरे लिए तुम्हारी इच्छाएं बहुत महत्वपूर्ण है यामी। अगर तुम सादगी से करना चाहती हो तो सादगी से ही करेंगे। यामी और रिदम जब अपनी बातों में व्यस्त थे, कबीर उन्हें दरवाजे से टेक लगाकर देख रहा था और उनकी बातों को सुनकर ताली बजाते हुए अंदर आ गया। वाह वाह, क्या बात है!
कोई हमसे भी पूछ ले, मैं भी कुछ मायने रखता हूँ ना तुम्हारी लाइफ में या नहीं? हाँ? रिदम ने फटाक से ना कहा और उसका जवाब सुनकर यामी खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। कबीर ने मुंह बनाते हुए कहा, चलो ये तो लेडी डॉन है ही बेदर्द बेरहम, पर तुम तो मेरे दोस्त हो जाने मन, तुमने भी मुझे धोखा दे दिया। चलो, शादी तो तुम दोनों कर लो, पर हनीमून पर मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ, वरना मैं जाने नहीं दूंगा। उसकी बात सुनकर रिदम उसको मारने के लिए दौड़ पड़ा। अभी ले चलता हूँ तुझे, आ तू। और कबीर जीप दिखाकर भाग गया। इधर एक अंधेरे कमरे में सिसकने की आवाज आ रही थी। कोई बहुत ही दर्द में था शायद, और बेतहाशा रोने की आवाज से कमरा गूंज रहा था। और खुद में कोई कह रहा था, तुम इस कदर इस कदर चाहते हो मुझे, अगर मैं जानती तो मैं सब कुछ नहीं करते रिदम, कभी भी नहीं। तुमने मेरे लिए अपना कैरियर चेंज कर दिया, इतनी शिद्दत भरी चाहत। मैं बेवकूफ थी, तुम्हारी आंखों में खुद के लिए नफरत अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। ये कोई और नहीं, तिथि थी। सालों पहले की गई खुद की गलती पर आंसू बहाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। रिदम के दिल में नफरत तो नहीं थी, पर अब उसे तिथि का होना या ना होना इफेक्ट नहीं करता था। और यही बात तिथि को कचोट रही थी। उस दिन दरिया किनारे जब रिदम उदास बैठा था, तब तिथि एकदम से उसके सामने आ गई थी। और उसको खुद के सामने पाकर एक पल को रिदम शॉक हो गया था। उसके मुंह से तिथि के अलावा कोई और शब्द नहीं निकला था। तिथि के साथ एक छोटी सी बच्ची को देखकर रिदम ने उससे कुछ भी पूछना लाजमी नहीं समझा था। बस उस बच्ची को देखकर उसके गाल पकड़ते हुए कहा था, बाय यामी, और आगे बढ़ गया था। तिथि बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर रिदम ने उसे कोई मौका नहीं दिया था। और सिवाय पछताने के तिथि के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो तो ये भी नहीं बता पाई थी कि उसने ये सब क्यों किया था। रिदम ने तो इसे अनदेखा किया, मानो कभी जानता ही ना हो। और उसकी बेरुखी तिथि को इस तरह खल रही थी कि वो फूट फूट कर रो रही थी। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 21, मुझ में तू मुझसे ज्यादा है। यामी अपने घर आ गई थी। रिदम उसे घर तक छोड़ने आया था। जब रिदम जाने लगा था, तो यामी ने उसे भरी आंखों से देखा था। रिदम जानता था, अगर वो थोड़ी देर और ठहरा तो यामी फिर उसके साथ जाने की जिद करेगी। इसलिए उसने यामी को इग्नोर किया और आगे बढ़ गया। यामी वहीं खड़ी कुछ देर रिदम को जाता देखती रही। उसे रिदम से अलग होने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसने जो दूरियां तय कर ली थी उन दोनों के रिश्ते में, अब वो बिल्कुल भी दूरी नहीं चाहती थी। जैसे ही यामी ने घर के अंदर कदम रखा, सामने आदित्य बैठे हुए थे। यामी आगे बढ़ने को हुई जब उन्होंने आवाज देकर बुला लिया। यामी को पता था वो क्या कहने वाले हैं, फिर भी वो अनजान बनकर आदित्य की तरफ बढ़ गई। जी डैड, कहिए। आदित्य ने यामी को घूरते हुए कहा, तुमने अपनी बुआ जी के साथ बुरा बर्ताव किया, उन्हें भला बुरा कहा, ये कहाँ से सीखा तुमने? तुम बड़ों से किस तरह पेश आते हैं भूल गई हो शायद। मेरा कुछ कहना जब आपको मायने ही नहीं रखता डैड, तो आप क्यों टाइम खराब कर रहे हैं अपना भी और मेरा भी? आखिर मेरी किसी बात पर आपको भरोसा तो होता नहीं है, और मैं आपकी लाइफ में दूर दूर तक कहीं नहीं हूँ डैड। फिर क्या फर्क पड़ता है? और रही बात यामिनी खन्ना की, तो वो मेरी बुआ हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक भाई के बच्चों से जो एक बहन की अटैचमेंट होती है। खैर छोड़िए ये बात, आप दोनों समझेंगे ही नहीं। और और एक बात, कभी कभी मुझे अपनी बेटी के नजरिए से देखा कीजिए डैड, वो बेटी जो आपके प्यार की निशानी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको सब अपने आप ही समझ आ जाएगा। इतना कहकर यामी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो जानती थी, वो थोड़ा और रुकती तो इमोशनल होकर ना जाने और क्या क्या कह जाती। आज पहली बार आदित्य यामी की बात पर सोचने बैठ गए थे। वो सोच रहे थे, आखिर यामी उसकी ही तो औलाद है। फिर उसने किस तरह उससे मुंह मोड़ लिया, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है ध्यान नहीं दिया। पैसे कमाकर निजी जरूरतों को तो पूरा कर लिया ऐशो आराम के साथ,
पर वो प्यार नहीं दे सका जो वो डिजर्व करती थी। माँ का प्यार माँ के ना होने से पूरा नहीं हुआ, पर उसने उसके रहते हुए बाप के प्यार से यामी को वंचित कर दिया था। इधर रिदम एक खाली सुनसान पड़ी जगह पर किसी को ढूंढते हुए आया था। इधर उधर हर तरफ लकड़ियों के ढेर थे और चारों तरफ फैला सन्नाटा वहां किसी भी तरह की इंसानी आवाजाही का आना जाना ना होने का दावा कर रहा था। रिदम काफी देर तक इधर उधर देखता रहा और जब वो हार गया तो वो चीख पड़ा, एक दिन ढूंढ ही लूंगा मैं तुम्हें। इस तरह से नहीं बच सकते। एक दिन तुम्हें कटघरे में आना ही पड़ेगा और फिर मैं इंसाफ करूंगा। तुम्हारे हर किए की सजा दूंगा। रिदम जब वापस आने के लिए मुड़ा तो उसके पैरों के पास से कुछ महसूस हुआ जिससे वो टकरा गया था। उसने जब नीचे की तरफ देखा तो उसे वहां एक बॉक्स दिखा, देखने में बिल्कुल नया। पर सवाल ये था कि ये यहाँ आया कैसे। उसने बहुत सावधानी से उठकर देखा। उसे खोलने पर उसमें एक कागज का टुकड़ा मिला। जब उसने कागज को निकाल कर देखा तो उसमें लिखा था, मेरी दुनिया में मत आओ। रिदम इसे पढ़कर एक बार को सोच में पड़ गया, ये मैसेज कौन कर सकता है। वो उस कागज को अपने साथ लेकर आगे बढ़ गया। उसके मन में बहुत से सवाल थे जिनके जवाब वो ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंचा था। उसे याद आया जब तिथि के डेथ की खबर सुनकर वो भागता हुआ घर आया था। ठीक इसी तरह का एक नोट मिला था उसे, जिसमें ये लिखा था कि कुछ कर्ज पुराने बाकी है। ये पढ़कर रिदम अपने हर एक पल को याद करने बैठ गया, जिस पल में उसने कभी किसी को धोखा दिया हो या ठेस पहुंचाई हो। पर रिदम को ऐसी कोई बात याद आई ही नहीं थी, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा था कि वो कभी किसी को तकलीफ या चोट पहुंचाने की सोच ही नहीं सकता था। उसने मजाक समझकर उस बात को इग्नोर कर दिया था, पर उस कागज के टुकड़े को अपनी डायरी में बंद कर लिया था। घर पहुंचकर रिदम ने उन दोनों कागज की लिखाई को मिलाकर देखा तो सेम ही लगे उसे। कौन हो तुम? और मुझे लगा था पहले आदित्य कपूर का काम है, पर नहीं, अब तुम मुझे कोई और ही लग रहे हो। तुम जो भी हो, एक दिन मेरे सामने आना ही होगा तुम्हें और मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। आखिर क्यों, आखिर क्यों मेरे साथ ये सब किया। इधर कबीर हॉस्पिटल गया हुआ था रिदम की रिपोर्ट लेने, और वो एक बार को फिर से ठहर गया था जब वही लड़की उसके आगे से गुजरी। वो भागता हुआ उसके पीछे गया और उसके सामने खड़े होकर उसे देखने लगा। कबीर उसे इतने प्यार से देख रहा था कि एक बार को सामने खड़ी वो लड़की असहज हो गई थी और बोली, जी क्या चाहिए आपको? उसने कबीर से पूछा और बेख्याली में कबीर ने सीधा कहा, तुम। उसने कबीर को इग्नोर कर आगे जाने में ही अपनी भलाई समझी थी और वो बिना कबीर की तरफ पलटे आगे बढ़ गई। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 22। मुझ में तू मुझसे ज्यादा है। कबीर तो जैसे उसी जगह पर जम सा गया था। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो तो कब की जा चुकी है। उसका ध्यान तब भटका जब रिसेप्शन पर बैठी लेडी ने उसके पास आकर उसे टच किया। सर, ये मिस्टर रिदम की रिपोर्ट है और नेक्स्ट वीक उन्हें एक बार चेकअप के लिए आना पड़ेगा। आप उनसे कह दीजिएगा कि विजिट कर लें। ये कहकर वो जाने लगती है, तब कबीर उसे रोक लेता है। एक्सक्यूज मी मिस। रिसेप्शनिस्ट पलटकर कबीर को देखती है। जी सर, मैं क्या सहायता कर सकती हूँ? उसने कबीर से पूछा। मेरी मदद बस आप ही कर सकती हैं। कबीर की बात पर रिसेप्शनिस्ट ने भौएं उठाकर देखा तो वो बोला, मेरा मतलब है कि आप मेरी हेल्प कर सकती हैं। एक्चुअली मुझे जानना था कि वो जो लेडी डॉक्टर यहाँ से गई है वो किस बीमारी का इलाज करती है। कबीर की बात से रिसेप्शनिस्ट ने उसे एक बार घूरा और कहा, वो हार्ट सर्जन है, दिल का इलाज करती है। कबीर फिर से एक्साइटमेंट में बोल पड़ा, मेरा दिल भी बीमार है आजकल, क्या वो इलाज कर देंगी? उसकी बात सुनकर उस लेडी ने बुरा सा मुंह बनाया और मुड़कर जाने लगी। कबीर को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने बात संभालने के लिए कहा, मेरा मतलब है कि मुझे उनके साथ अपना
अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, क्या आप कर देंगी? कबीर बात ही कर रहा था, तब वो लेडी डॉक्टर रिसेप्शन पर खुद ही आ गई। कबीर ने जैसे ही उसे देखा, फिर उसमें खो गया। जब वो बात कर रही थी, साथ में पलके भी हिला रही थी, कबीर को उसे देखना अच्छा लग रहा था। वो तो उसे देखकर इतना खुश हो जाता था, मानो उसे कुछ मिल गया हो। वो लेडी डॉक्टर पलट कर जाने लगी, तब कबीर ने उसे रोका। एक्सक्यूज मी मिस। कबीर ने उसे रोक तो लिया था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या कहे। डॉक्टर ठीक उसके आगे आकर खड़ी हो गई। जी कहिए, हाउ मे आई हेल्प यू? उसकी आवाज सुनकर कबीर उछल ही पड़ा था। एकदम सॉफ्ट वॉइस थी। फिर वो बोला, आपका नाम? लेडी डॉक्टर ने कुछ देर सोचा, फिर अपना परिचय दिया। बानी। तो मिस बानी, मुझे बात घुमाने की आदत नहीं है। सीधा साधा बंदा हूँ, इसलिए जो दिल में है वो कह रहा हूँ। जब आपको पहली बार देखा था, बस दिल ने कह दिया था, यू आर परफेक्ट फॉर मी। दिल ने आपको चुन लिया है, बिना ये जाने समझे कि आप क्या कहेंगी, कैसा रिएक्ट करेंगी। और ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और हो। अगर ऐसा कुछ है तो भी मुझे कोई मलाल नहीं। मैं बस अपने दिल की बात जो तुमको पहुंचा देना चाहता था। विल यू मैरी मी? ऐसा बोलकर कबीर एकदम शांत हो जाता है। उसने अपने मन में ठान लिया था, जवाब हाँ हो या ना, वो टूटेगा नहीं, पर अपनी दिल की बात को उस तक पहुंचा कर रहेगा। आखिर पहली नजर में उसे कोई लड़की पसंद आई थी, और जिसे देखकर उसका दिल खुद ही उससे लड़ने लगा था। अगर बानी ना करती तो तकलीफ बहुत होती उसे, पर उसने उस मौके के लिए खुद को समझा लिया था। बानी ने कबीर की बात सुनी और बिना जवाब दिए अपने कैबिन की तरफ बढ़ गई। उसने कबीर को कोई जवाब नहीं दिया, मानो उसने कुछ सुना ही ना हो। बानी जा चुकी थी। कबीर उसे जाता हुआ देख रहा था और अपने जवाब को ना पाकर थोड़ा दुखी भी हुआ था। मिस बानी, एक ना एक दिन आपको इसका जवाब देना ही होगा, देख लेना। और मुझे बस उसी पल का इंतजार है। ये सोचकर वो भी बाहर की तरफ बढ़ गया। इधर यामी अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग पर आई हुई थी। जब से उसे रिदम ने कहा है, नेक्स्ट वीक ही शादी है हमारी, उसने मानो पूरा मार्केट ही उठाकर घर पर रख लिया हो। हर रोज कुछ न कुछ खरीद कर ले आती थी, और अब भी कुछ न कुछ कम ही पड़ रहा था उसे। रिदम अपने काम में मशरूफ था, और साथ में ये भी पता कर रहा था कि आखिर वो शख्स कौन है जिससे उसकी खुशियों से प्रॉब्लम है। आज उसकी एक सर्जरी थी। एक छोटा बच्चा था जिसके हार्ट में एक साथ 3 होल थे, और उसकी रिपोर्ट को पढ़कर रिदम नर्वस हो गया था, क्योंकि उस बच्चे की बचने की चांसेस बस कुछ ही परसेंटेज थे। और उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। उसने हाथ जोड़ते हुए रिदम से अपने बच्चे को बचा लेने की रिक्वेस्ट की थी, और उस एक पल में रिदम की आंखें भी गीली हो गई थी। वो बिना कुछ जवाब दिए आगे बढ़ गया था। रिदम जब ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा तो एक नीली आंखों वाला बेहद ही मासूम बच्चा बेड पर लेटा हुआ था। हाथों में उसके रूबी क्यूब्स था, और वो उसमें ही मगन था। हेलो, रिदम ने उससे कहा। तब उस बच्चे ने अपनी पलकें 3 से 4 बार झपकाई और रिदम को देखने लगा। काफी देर देखने के बाद वो बोला, डॉक्टर, आप हैंडसम तो हो, पर मेरे से कम। और उसकी इस बात पर रिदम बिना मुस्कुराए ना रह सका। उसने उस बच्चे के गालों को पकड़कर खींचा, स्माइल करते हुए पूछने लगा, आप रेडी हो ना? रिदम की बात पर उस बच्चे ने बड़ी मासूमियत से कहा, ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, आप रेडी हो ना? डॉक्टर, मुझे मेरी मम्मा के लिए ठीक कर देना, वो मेरे बिना बहुत रोती है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो वो खाना भी नहीं खाती, इसीलिए आप मुझे जल्दी से ठीक कर दो। बच्चे की बात पर रिदम थोड़ा इमोशनल हो गया था, पर उसने वहां जाहिर नहीं होने दिया। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 23, मुझ में तू मुझसे ज्यादा है। रिदम ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। खून से सने हाथ के ग्लव्स उसने नहीं उतारा था, और बेहद ही मायूस नजर आ रहा था। रिदम को देखकर उस बच्चे की माँ और जोर से रोने लगी। उसे कुछ अनहोनी होने का एहसास हो रहा था। उसने रिदम के शर्ट को बहुत जोरों से पकड़ लिया और अपने बच्चे के बारे में पूछ रही थी। रिदम ने ग्लव्स उतारकर उस लेडी को गले से लगा लिया था।
वो बिल्कुल ठीक है। आप रोइए मत, वो आपसे बहुत प्यार करता है। आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। रिदम की बात सुनकर बच्चे की माँ ने खुशी से उसके माथे को चूम लिया। खुश रहिए, अब भगवान भगवान आपको सारी खुशियां दे। उसके मुंह से रिदम के लिए कई दुआएं एक साथ निकल गई। इधर यामी, जो रिदम से मिलने आई थी, ये नजारा देख उसकी आंखों में भी आंसू निकल पड़े। रिदम जब उसकी तरफ आया तो यामी ने झट से उसे गले लगा लिया। आई एम वेरी लकी, आई हैव मेट यू, थैंक्स फॉर कमिंग इन टू माई लाइफ। यामी थोड़ी इमोशनल हो गई थी। वो सच में रिदम को पाकर बहुत खुश थी और उसे अपने जीवन साथी के रूप में पाकर फूले नहीं समाती थी। यामी को रोता देख रिदम ने उसे छेड़ने के लिए कहा, यार कहीं हम सफर एक्सचेंज ऑफर होता है क्या? हाँ, यामी ने बेध्यानी से पूछा। क्यों, क्या हुआ? तो वो बोला, एक्चुअली मेरी वाली बहुत रोती है यार, मुझे उसे चेंज करना है। रिदम की बात जब यामी को समझ आई तो उसने गुस्से में 2 से 3 मुक्के बरसा दिए रिदम पर। और रिदम हंसते हुए खुद को यामी से बचाने की कोशिश करने लगा। तुम कार में वेट करो, मैं ये फाइल सबमिट करके आता हूँ, फिर साथ में कहीं डिनर करेंगे। यामी ने हाँ में सिर हिलाया और हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गई। इधर कबीर हॉस्पिटल के पास वाले पार्क में ही बैठा हुआ था। जब बानी ने उसे इग्नोर किया तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सुबह से शाम होने को आई थी और कबीर अब भी वहां बैठा था। सब कुछ तो उसने पहले से ही सोच रखा था, फिर भी ना जाने क्यों उसे बानी का इग्नोर करना अंदर तक दुखी कर रहा था। वो अपने दिल के हाथों मजबूर था, क्योंकि उस पर उसका कोई जोर नहीं था। आखिर जब कबीर थक गया तो वो जाने के लिए उठा, और जैसे ही वो उठा किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब कबीर ने पलट कर देखा तो कोई और नहीं, बानी थी वहां। बानी को देखकर कबीर के चेहरे पर एक अलग ही तरह की स्माइल आ गई थी। वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। बानी ने उसका हाथ छोड़ दिया। क्या आप थोड़ी देर मुझसे बात कर सकते हैं? कहते हुए बानी वही बेंच पर बैठ गई और थोड़ी सी दूरी बनाकर कबीर भी बैठ गया। बानी ने दूसरी तरफ देखते हुए बोलना शुरू किया। प्यार, पसंद, चाहत, मोहब्बत मेरी जिंदगी के पन्ने में दूर दूर तक नहीं है कबीर जी। ना ही मैं इसे शामिल करना चाहती हूँ। मेरी दुनिया इन सब चीजों से परे है। मेरी दुनिया, मेरी जिम्मेदारियां, मेरा उसूल मुझे ये सब करने की इजाजत नहीं देता। वो हाथ जोड़कर कबीर के आगे खड़ी हो जाती है। आपकी मोहब्बत की बहुत कदर है मुझे। उम्मीद है आप मेरी भावनाओं की कदर करेंगे। ये कहकर बानी वहां से उठकर जाने लगती है। तब कबीर कहता है, लगता है मेरी मोहब्बत में इतनी सहूलियत है जिसने आपको यहाँ तक आने पर मजबूर कर दिया। इतना मजबूर कर दिया कि आपको खुद चलकर मेरे पास आना पड़ा। बानी, आप कुछ कुछ भी कह लो, पर मेरा होना आपको और आपके उसूल को इफेक्ट करता है। एक दिन आपको इस बात को मानना ही पड़ेगा। कबीर बिना बानी को देखे आगे बढ़ जाता है। बड़ी आई अपने उसूलों का गाना गाने। मैं पूछने गया था क्या? मना किया ही नहीं, फिर खुद क्यों आई? कदर करेंगे माई फुट। पता नहीं खुद को क्या समझती है। कबीर गुस्से में बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ गया था। बानी कबीर को जाता हुआ देख रही थी। उसके आंखों के किनारे भीग चुके थे और बेजान कदमों से वो भी बाहर की तरफ बढ़ गई। उसके दिल में कबीर के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, और ऐसा भी नहीं था कि वो पहला था जिसने उसके आगे शादी का प्रस्ताव रखा था। इससे पहले भी अनगिनत लड़के बानी को प्रपोज कर चुके थे, और बानी ने हर बार की तरह बहुत ही नर्म लहजे में सबको ना कहा था। ये पहली बार था जब कबीर को मना करते वक्त बानी का दिल उसके साथ नहीं था। वो कश्मकश में थी। उसने अपने लिए जो दायरे बना रखे थे वो खुद ही उनसे उलझ रही थी और परेशान हो रही थी। इधर रिदम और यामी एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। यामी अपने द्वारा की गई शॉपिंग की फोटोज रिदम को दिखा रही थी और खुश हो रही थी। रिदम भी यामी को इतना खुश देखकर थोड़ा मुतमईन हुआ था। रिदम जब भी यामी को हंसता मुस्कुराता देखता, उसे खुश देखकर उसे बहुत खुशी मिलती। वो मन ही मन दुआ करता कि उसकी मुस्कुराहट यूं ही बरकरार रहे। उसकी जिंदगी की इकलौती ख्वाहिश थी वो, जिसे वो हमेशा हंसता मुस्कुराता देखना चाहता था। अब तो मानो रिदम की हर ख्वाहिश बस
यामी ही थी। सिवाय उसके उसे और किसी चीज की चाहत ही नहीं थी। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 24। मुझ में तू मुझसे ज्यादा है। यामिनी पूरे घर में चक्कर लगा रही थी जब उसे ये पता चला कि यामी और रिदम शादी कर रहे हैं। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकते हुए नजर आ रही थी। उसे यामी की सारी दौलत हवा होते दिख रही थी। वो जो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, वो मन ही मन कुछ और सोच रही थी। कुछ ऐसा करने की जिससे यामी और रिदम की शादी ना हो और वो अलग हो जाएं। इधर यामी अपने कमरे में थी और बोर हो रही थी। उसने रिदम को कॉल मिला दिया। बिजी हो क्या तुम? उसने रिदम के कॉल उठाते ही पूछा। क्यों, क्या हुआ मिस कपूर? मैं बिल्कुल भी व्यस्त नहीं हूँ, रिदम ने रिप्लाई दिया। और रिदम की बात सुनकर उसके चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान तैर गई। ठीक है, मैं अभी रेडी हो रही हूँ। आप मुझे आधे घंटे में पिक कर लो घर से, क्योंकि मैं बोर हो रही हूँ। शादी कल है और आज मुझे आपसे मिलना है। रिदम यामी की बात सुनकर मुस्कुरा उठा। वैसे कायदे से यामी, हमारी शादी होने वाली है ना, तो हमें अभी नहीं मिलना चाहिए। ऐसा मैंने सुना था कि कुछ अपशगुन होता है। रिदम ने यह बात यामी को छेड़ने के लिए कही। तो यामी बोली, रिदम, तुम एक डॉक्टर हो, तुम ये सब बात कैसे कर सकते हो? तुम्हें नहीं मिलना मुझसे तो वैसे ही बता दो, ये बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। और गुस्से में उसने फोन कट कर दिया। रिदम फोन को देखकर मुस्कुराने लगा। इस वक्त तुम्हारा चेहरा एकदम लाल हो गया होगा, एकदम टमाटर की तरह। ये सोचते हुए रिदम कार की तरफ बढ़ गया। यामी लगातार रिदम के कॉल को कट कर रही थी। वो सच में रिदम से गुस्सा हो गई थी। रिदम कार में बाहर उसका वेट कर रहा था और यामी बालकनी में खड़ी होकर बस उसे आंखें दिखाने में लगी थी। रिदम थोड़ा परेशान हो रहा था, पर उसे यामी की हरकतों पर प्यार भी आ रहा था। उसने एक बार फिर यामी को कॉल मिलाया और हाथ जोड़कर उठने के लिए कहा। रिदम का मासूम फेस देख यामी ने फोन उठा लिया। क्या है? मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। अब क्यों आए आप? अब कोई अपशगुन नहीं हो रहा है? बढ़िया है अपशगुन वाले। यामी, मजाक कर रहा था मैं। अब हाँ भी जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, रिदम ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। 5 मिनट रुको, आती हूँ। आइंदा से ये उटपटांग बातें की ना, तो इससे भी ज्यादा तंग करूंगी, समझे? ये बोलकर यामी ने कॉल कट कर दिया। वो मुस्कुराते हुए नीचे उतर रही थी। जब यामिनी ने यामी को देखा तो गुस्से में मुंह फेर लिया। यामी दरवाजे तक पहुंची ही थी कि यामिनी ने उसे टोक दिया। कहाँ जा रही हो तुम? यामी ने पलट कर बस इतना ही कहा, तुमसे मतलब। और तेजी से बाहर की तरफ बढ़ गई। पता नहीं क्यों, क्या चाहती है ये गिरी हुई औरत। यामी के जाते ही यामिनी ने किसी को फोन मिलाया और कॉल कट करते ही जोरों से हंसी। इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी यामी। तुम देखो अब मैं क्या करती हूँ। मैं भी बुआ हूँ तुम्हारी। रोने के लिए तैयार हो जाओ बेटा जी। यामी कार में आकर बैठ गई, पर उसने रिदम से बात नहीं की और ना ही उसकी तरफ देखा। विंडो से बाहर की तरफ देख रही थी बस, और रिदम अब उसकी हरकतों से परेशान होने लगा था। यामी, सुनो ना, कहाँ चलना है बताओ। यामी, यामी। जब इतने बार पुकारने के बाद यामी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, तो रिदम ने उसके हाथों पर अपना हाथ रख दिया। ऐसी भी क्या नाराजगी है मिस कपूर? इतना बड़ा भी कोई गुनाह नहीं किया मैंने, जिसकी सजा बात ना करके दी जा रही है। हाँ? रिदम की बातों पर यामी को हंसी आ रही थी, पर उसने फिर भी रिदम को इग्नोर किया और उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ा लिया। अब रिदम को गुस्सा आ गया। उसने गाड़ी रोककर ब्रेक लगाया और यामी की तरफ मुड़ गया। उसके सिर के पीछे हाथ लगाकर हौले से अपनी तरफ मोड़ लिया। अब दोनों की नजरें एक दूसरे से मिल रही थी। मत करो ऐसा, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हंसी मजाक तक ठीक है यार यामी, पर इसे इतना सीरियस मत बनाओ। क्या इतने साल कम थे? और इतना कहकर रिदम ने यामी को छोड़ दिया और दूसरी तरफ देखने लगा। यामी को एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। उसने फट से रिदम को हक कर लिया। आई एम सॉरी, मैं तो बस तुम्हें तंग कर रही थी। रिदम ने यामी को मुस्कुराते हुए देखा और उसके माथे पर किस कर लिया। अब बताओ कहाँ चलना है, मुझे बहुत भूख लगी है।
क्या वो हम दरिया किनारे वाले रेस्टोरेंट में चल सकते हैं जहां हम पहली बार गए थे? मुझे फिर से तुम्हारे साथ वहीं जाना है। यामी की ख्वाहिश सुन रिदम मुस्कुरा उठा। उसने गाड़ी दरिया की तरफ मोड़ ली। ड्राइव करते करते वो यामी को भी देख लेता था। यामी तो नॉन स्टॉप रिदम को ही देखे जा रही थी। क्या इरादा है मिस कपूर? आज मुझे देख के ही पेट भरना है क्या? जब रिदम ने यामी से कहा तो वो झेप गई। तो यामी बोली, तुम भी ना रिदम, मुझे तंग करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते और खुद का थोड़ी ही देर में मुंह बन जाता है। इसी तरह नोक-झोंक करते हुए दोनों दरिया किनारे पहुंच गए थे। रिदम ने कार को साइड में पार्क किया और कार से उतरकर यामी के साइड का डोर ओपन किया। यामी जैसे ही कार से उतरी थी, किसी लड़की ने आकर रिदम को बहुत ही टाइटली हक कर लिया और उसके कानों के नजदीक पहुंचकर आई लव यू कहा। इस अचानक हुए वाक्य से यामी एकदम शॉक रह गई। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 25। मुझमें तो मुझसे ज्यादा है। यामी बुत बनकर खड़ी हो गई थी और सामने रिदम के करीब लड़की को देखे जा रही थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी किस बात पर यकीन करे, क्योंकि सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं, तिथि थी, जिसकी फोटो यामी ने रिदम के पर्स में देखी थी काफी समय पहले, जब वो पहली बार रिदम से मिली थी और रिदम ने बताया था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। फिर ये कौन है? और अगर ये तिथि है तो रिदम ने झूठ क्यों कहा था? यामी के दिमाग में अनगिनत सवाल उमड़ पड़े थे और सबसे ज्यादा गुस्सा तो इसे इस बात पर आ रहा था कि वो रिदम से चिपक गई थी। यामी का बस नहीं चल रहा था, नहीं तो वो उसके बालों से पकड़कर उसे अलग कर देती। रिदम जैसे ही अपने सेंस में लौटा, उसने तिथि को जोर से धक्का दे दिया। दूर रहो मुझसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने करीब आने की? रिदम ने जब तिथि का चेहरा देखा तो वो आग बबूला हो गया। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो तिथि पर हाथ भी उठा सकता था। उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और यामी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। और यामी रिदम का गुस्से वाला चेहरा देखने लगी, जो एकदम लाल हो चुकी थी। उसको इस तरह से देखकर उसके अंदर भी हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ कहे, और वो चुपचाप रिदम के साथ आगे बढ़ गई। रिदम के इस तरह धक्का देने से तिथि तिलमिला उठी। खुद को रिदम के द्वारा इग्नोर किए जाने से वो बेइज्जती सा महसूस कर रही थी। इसीलिए वो चीखते हुए बोल पड़ी, अगर मुझसे इतनी नफरत करते हो रिदम, तो फिर मेरी तस्वीर को सीने से लगाए क्यों फिरते हो? और जैसे ही यामी ने ये बात सुनी, उसके कदम वहीं रुक गए। तिथि ने आगे यामी की तरफ बढ़कर कहा, तुम बेशक आज रिदम के साथ हो, पर उसके दिल के हर हिस्से में सिर्फ मैं हूँ, और मैं ही थी और मैं ही रहूंगी। तिथि द्वारा इतने आत्मविश्वास से कहे गए शब्द यामी को बहुत ही चुभ रहे थे। वो तो बस रिदम को देखने लगी थी और इसकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि इस बात का फैसला बस वही कर सकता था। रिदम को तिथि पर इतना गुस्सा आ रहा था, उसकी आंखों से ये साफ झलक रहा था। वो तो बात तक नहीं करना चाहता था, पर यामी की वजह से उसे ठहरना पड़ा। उसने दो टुक में जवाब मांगा यामी से कि उसे उस पर भरोसा है। यामी ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ में सिर हिला दिया। जब यामी ने हाँ कहा तो रिदम तिथि की तरफ मुड़ गया। अपनी गलतफहमी दूर कर लो तो ज्यादा बेस्ट होगा। जिस तिथि की तुम बात कर रही हो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। हाँ, मैं उसे प्यार करता था। मेरे दिल के कोने में वो कहीं ना कहीं हमेशा मौजूद रहेगी। पर वो तुम बिल्कुल नहीं हो। वो तो कब की मर चुकी है और हर साल मैं उसकी बरसी मनाता हूँ। तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी मैं फरेबियों और धोखेबाज लालची लोगों से दूर रहता हूँ। आइंदा मेरे रास्ते में आने की कभी गलती मत करना, वरना ऐसा ना हो कि मैं अपनी हदें पार कर जाऊं। ये बोलकर रिदम अपना पर्स उसकी तरफ उछाल देता है। देख लो, दिल को तसल्ली मिल जाए शायद। तिथि रुहासा सी होकर रिदम को निहार रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था रिदम उसे भूलकर आगे बढ़ गया है। उसकी चाहत उसके दिल से खत्म हो चुकी है। यहाँ तक कि वो इतना नफरत करता है उससे कि उसे देखना तक नहीं चाहता। उसने कांपती हाथों से पर्स को ओपन किया और सामने लगी तस्वीर को देख उसकी आंखों से आंसू बह निकले।
वो जहाँ खड़ी थी, उसे ऐसा लगा वहां की जमीन फटने लगी है और वो उसमें दफन होने वाली है। रिदम ने उसके हाथ से पर्स छीना और यामी को गले से लगा लिया। उसके चेहरे को हाथों में लेकर थोड़ी देर निहारा और फिर उसके माथे पर किस कर लिया। उसके बाद उसे फिर गले से लगा लिया। तिथि तो अपने जगह पर जस की तस खड़ी थी। उसने सोचा भी नहीं था कि रिदम उसकी जगह किसी और को दे देगा। यामी उसे अभी आंखों में चुभ रही थी, पर वो ये समझ रही थी कि गलती उसकी खुद की थी। उसने खुद ही अपनी जिंदगी में ये पल लाए थे। रिदम ने यामी को कार में बिठाकर सड़क पर कार दौड़ा दी थी। उसका चेहरा एकदम भावहीन था और यामी कार से बाहर की तरफ देख रही थी। दोनों ही खामोश थे और दोनों के दिलों में बहुत सी बातें चल रही थी। अंत में यामी ने इस खामोशी को खत्म किया। रिदम के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, मैं नहीं जानती हूँ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। बस इतना जानती हूँ डॉक्टर रिदम, जो एक हार्ट सर्जन है, उन पर बस यामी कपूर का अधिकार है। ये कहकर वो खिलखिला उठी। उसकी बातों पर रिदम भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। वो अच्छे से जानता था ये यामी ने माहौल को थोड़ा सा हल्का करने के लिए किया था। कहीं ना कहीं वो अब भी परेशान थी और रिदम उसे बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं देखना चाहता था। उसने कार को अपने घर की तरफ मोड़ दिया। उसे थोड़ा समय चाहिए था यामी के साथ और वो सब कुछ उसे एक्सप्लेन भी करना चाहता था। अम, ये हम कहाँ जा रहे हैं? यामी ने जब रास्ता चेंज करते देखा तो पूछ लिया। रिदम ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा और कहा, हम हमारे घर जा रहे हैं। रिदम के ऐसा कहने पर यामी चहक उठी। क्या हम आउट हाउस जा रहे हैं? आउट हाउस का नाम सुन रिदम ने मुस्कुराते हुए यामी को ना कहा। हम घर जा रहे हैं यामी। और रिदम के ऐसा कहने पर यामी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। यामी को मुस्कुराता देख रिदम को राहत मिली थी और उसने मन ही मन खुदा को शुक्रिया किया। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 26, मुझमें तू मुझसे ज्यादा है। यामिनी ने जब अपना प्लान फेल होते देखा तो और ज्यादा आग बबूला हो गई। उसने एक बार फिर तिथि को मोहरा बनाया था, पर इस बार वो फेल रही। तिथि को लेकर यामी और रिदम के रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो दोनों अब भी साथ थे। ये भी कहा जा सकता है कि पहले से और ज्यादा करीब आ गए थे। इस वाक्य के बाद तिथि अब चुप सी हो गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास था और वो रिदम से मिलकर उसे सब कुछ बताना भी चाहती थी, पर रिदम ने उससे कोई कांटेक्ट ही नहीं किया और उसकी सुनने को भी तैयार नहीं था। इस बात से तिथि को और ज्यादा ठेस पहुंची थी। इधर कबीर अपने ऑफिस में व्यस्त था जब उसके लैंडलाइन पर एक कॉल आया। उसने जब फोन पिक किया, हेलो, उसने बोला, पर उधर से कोई आवाज नहीं आई और खामोशी फैली रही। उसने दो तीन बार और बोला, पर जब उसे कोई आवाज नहीं आई तो उसने फोन रख दिया। उसका फोन एक बार फिर बज उठा और इस बार उसने रिसीवर कान से लगाए रखा, पर कुछ बोला नहीं। कबीर को बस तेज चल रही सांसों की सरसराहट सुनाई दे रही थी और वो मुस्कुरा उठा था। वो समझ गया था कि फोन की दूसरी तरफ कौन है। ये जो तेरी बेचैन धड़कने हैं, इसका बस इतना सा फसाना है। तुझे हर लम्हा मेरे साथ बिताना है, तुझे हर पल मेरा हो जाना है। इन चंद लफ्जों में कबीर ने बहुत कुछ कह दिया था। फोन दूसरी तरफ से कट चुका था और कबीर ने रिसीवर को ही चूम लिया था। आग दोनों जगह है जाने मन, बस अगर वो हाँ कह दे तो तुझे ये खुशखबरी सुनाऊं। कबीर मन ही मन ये सब सोचे जा रहा था। इधर रिदम और यामी घर पहुंच चुके थे। रिदम का घर ज्यादा बड़ा नहीं था, पर हर तरह की फैसिलिटी से परिपूर्ण था। हरियाली से भरा ये उसका घर, घर कम किसी बंगलो की तरह ज्यादा था। यामी उत्साहित होकर हर चीज को देख रही थी और जैसे ही यामी घर के अंदर कदम रखने वाली थी, रिदम ने हाथ पकड़कर रोक लिया। रुको, अभी तुम बस, मैं 2 मिनट में आया। हाँ, वो यामी को दरवाजे पर ही छोड़कर अंदर आया।
यामी इधर उधर देखने लगी। कितना सुंदर गार्डन है। लगता है डॉक्टर साहब को गार्डनिंग का बड़ा शौक है। रिदम का वो छोटा सा गार्डन हर तरह के फूलों से सुसज्जित था। तरह तरह की देसी विदेशी पौधों ने उस गार्डन की शान बढ़ा रखी थी। थोड़ी देर से जब रिदम वापस आया तो उसके हाथों में पूजा की आरती की थाली थी और उसमें एक जोत जगमगा रहा था। वैसे अगर मेरी मम्मा होती यामी तो ये रस्म वही करती और यकीनन बहुत खुश होती तुम जैसी सुंदर बहू को पाकर। ये सब कुछ महसूस करके यामी थोड़ी इमोशनल हो गई थी और उसकी आंखों से आंसू बह निकले जो खुशी के थे। घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था पर इतने सलीके और सुंदर तरीके से उसे सजाया गया था कि किसी का भी दिल खुश हो जाए। यामी तो हर जगह घूम घूम कर घर को ही देख रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। इस घर के आगे तो उसे अपना वो आलिशान कपूर हाउस भी फीका लग रहा था। यामी सब कुछ देख ही रही थी जब रिदम उसके बिल्कुल बगल में खड़े होकर पूछता है, क्या सोच रही हो? तुम्हें पता है, बिल्कुल ऐसा ही घर चाहती थी मैं। छोटा घर, प्यारी सी फैमिली। यामी की बात सुन रिदम ने कहा, तो अब क्या ख्याल है? अब तो छोटा सा घर और प्यारी सी फैमिली भी मिल गई है, तो क्या ख्याल है आपके? यामी ने जब रिदम को शरारत भरे लहजे से मुस्कुराते देखा तो बात बदल वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और रिदम मुस्कुराता हुआ वहीं सोफे पर बैठ गया। वाह वाह, क्या बात है। कल जनाब की शादी है और आज दोनों होने वाले दूल्हा दुल्हन एक साथ घूम रहे हैं। कोई शर्म हया है या नहीं? कबीर, जो अभी ऑफिस से आया था, रिदम की टांग खिंचाई करने के लिए बोला। रिदम ने कबीर को बिल्कुल इग्नोर मारा, मानो वो उसके सामने है ही नहीं। कबीर भी ढीठ था, उसके साथ ही सोफे पर पसर गया और रिदम को घूरने लगा। प्रॉब्लम क्या है कबीर? तू पागल खाने में भर्ती क्यों नहीं हो जाता? हाँ, मुझे ऐसा लगता है तेरा एक दो स्क्रू ढीला हो गया है। मुझे ना एक एक बहुत ही अच्छा मेंटल हॉस्पिटल पता है, तू कहे तो तेरे लिए बात करूं? कबीर ने खा जाने वाली निगाहों से रिदम को देखा और बोल पड़ा, आप ही काफी है मेरी जिंदगी में जाने मन, और बगलों से मुझे दोस्ती करने नहीं आती। ये बोल उसने अपना मुंह बना लिया था और रिदम ने उसे गुस्से में घूरा था, जिसका कबीर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। वो उठकर जाने लगा तो रिदम ने भी पूछ लिया, अब कहाँ चले? कल मेरे यार की शादी है, जरा मैं अपने चेहरे का हुलिया तो ठीक करवा लूं। क्या पता भाभी की कोई बहन मुझे पसंद कर ले। जब कबीर ये कह रहा था तो यामी वहां पहुंच गई, इसीलिए कबीर बिना बात पूरी किए ही वहां से भाग गया। इसे क्या हुआ? ये इतनी तेजी में यहाँ से क्यों गए? यामी ने रिदम से पूछा और रिदम ने अनजान बनने की कोशिश करते हुए कंधा उचका दिया। आपको नहीं लगता आपका ये दोस्त काफी अजीब है? मतलब कैसी कैसी हरकतें करता है? यामी ये कह रही होती है और कबीर, जो किसी अंदर काम से आया था और दोबारा उसके कान खड़े हो गए, और तो वो बस फट पड़ा। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।